अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और इस वक्त जो मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ वो तूफ़ान अल-अक़सा का है। और तूफ़ान अल-अक़सा बेसिकली वो तूफ़ान है जो कि मशरिक़ वस्ता में इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो बरपा है। और सब आप वाकिफ़ ही होंगे कि हुआ क्या है। बेसिकली हमास की जानिब से इसराइल के ऊपर हमला किया गया, ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी मुहाज़ से। और वो जो बाढ़ वग़ैरह थी वो काट कर और फिर मुख्तलिफ़ रस्तों से वो इसराइल के अंदर दाखिल हुए। और वहाँ पर उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की उसके नतीजे में सैकड़ों जो इसराइली हैं वो मारे गए। इसराइल के कई फ़ौजियों को उन्होंने, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनको भी उन्होंने हिरासत में ले लिया, उन्हें यरग़माल भी बना लिया है। और अब उसके ऊपर है ये कि एक तो एम्बैरेसमेंट है काफ़ी इसराइल के लिए। और दूसरी ये चीज़ है कि ये एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है और जिस मुनज़्ज़म तरीके से किया गया, यानी कि पहले सैकड़ों की तादाद में रॉकेट फायर किए गए, उसके बाद फिर वहाँ पर कार्रवाई की गई। तो उस वक़्त एंटिसिपेट बेसिकली नहीं किया जा रहा था कि इस नौइयत की कोई कार्रवाई हमास की जानिब से की जा सकती है। और ख़ास तौर पर जितना महफूज़ उनका, आपको पता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके पास आयरन डोम और डेविड स्लिंग और न जाने कौन-कौन से सिस्टम उनके पास मौजूद हैं। और फिर उसके साथ-साथ जिस तरह का उनका बाढ़ का निज़ाम है, फिर उसके बाद उनके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, आपको पता होगा कि कई फ़लस्तीनी रहनुमाओं को किस तरीके से ब्रूटली मर्डर किया गया इसराइल की जानिब से इन द पास्ट। और वो उनके कामयाब एजेंटों के नेटवर्क की वजह से ही, जो कि मुख्तलिफ़ इन तंज़ीमों में इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं, उनकी वजह से मुमकिन हुआ। अब हुआ क्या? बेसिकली इसके अंदर हमास ने एक अरसे तक इंटेलिजेंस गैदर की, और ख़ास तौर पर ये गुज़िश्ता कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा कि एक मुज़ाहरे वग़ैरह भी हो रहे थे इस बाढ़ के करीब। तो शायद वो उस बाढ़ की साख़्त का जायज़ा लेने के लिए और उसको कहाँ-कहाँ से किस-किस तरीके से उसको काटा जा सकता है, ये जायज़ा लेने के लिए थे। फिर उसके अंदर अब सूरत हाल क्या है? कल से अब तक ये हुआ है कि इसराइल ने फिर बमबारी की है गज़ा की पट्टी पर। अच्छा, एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि एक तो गज़ा की पट्टी का इलाका है जो कि मुख्तसर सा इलाका है और यहाँ पर हमास की हुक्मरानी है। दूसरी जानिब 45 किलोमीटर के फ़ासले पर जो दूसरी जगह है, यानी कि जहाँ पर आप कहा जा सकते हैं जहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत है। अब वहाँ पर आप ये देखिएगा कि वहाँ पर ग़ुर्ब उर्दन का वो इलाका है और यरूशलेम का जो इलाका है उस साइड पे। तो वहाँ पर बेसिकली मकबूज़ा इलाका है, वहाँ पर चक्कर ये है कि यहूदियों की आबादकारी भी की गई है, तकरीबन 5 लाख के करीब वहाँ पर यहूदी बसते हैं। ख़ासा बड़ा इलाका है, तो वहाँ पर भी काफ़ी गुज़िश्ता 1 साल से शोरिश के वाक़यात हो रहे थे। तो ये तवक्को की जा रही थी, बल्कि ख़दशा था कि वहाँ से ये वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन जो होना था वो यहाँ से हुआ और भरपूर तैयारी से हुआ। तो ये जो फ़लस्तीनी लोग थे उनकी जानिब से कार्रवाई की गई। अच्छा किया, नहीं किया, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बड़ा एक एम्बैरेसिंग है। आपको पता है कि इसराइली अपनी जो एक फ़ौजी सर्विस वहाँ पर लाज़मी है और हर शहरी वहाँ का ट्रेंड होता है, और फिर जिस तरह के वहाँ पर दावे किए जाते हैं उसके नतीजे में ये कार्रवाई बड़ी एक सिग्निफ़िकेंस रखती है। लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा? क्योंकि अभी आगे ये ख़दशात भी हैं कि आप ये देखिए कि जो बमबारी की गई है वो लबनान की साइड पे भी की गई है। फिर उसके बाद हिज़्बुल्लाह जो है वो एक अस्करी तंज़ीम है, वो भी अब इस मामले में कूद सकती है, फिर उसको ईरान की सपोर्ट हासिल हो सकती है। तो मुझे ये ख़दशा लग रहा है कि इस मामले में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जंग है इसका स्केल वसी हो जाए। फिर ज़ाहिर है कि ऐसे में फिर फ़लस्तीनियों के लिए, और ख़ास तौर पर अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी गज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भर गए हैं ज़ख्मियों से, और वहाँ पर बड़ी बुरी सूरत हाल है। क्योंकि एक तो एक्शन तो ले लिया, लेकिन रिटेलिएशन उसकी जारी है। तो क्या उस रिटेलिएशन के लिए हमास तैयार है? ये सवाल बड़ा एक कलीदी है जिसका जवाब देना होगा। तनाज़ा क्या है? तनाज़ा जगह का है। बेसिकली जो यहूदी आबादकारी वहाँ पर चल रही है तो फ़लस्तीनी उसके हक़ में नहीं है। फिर दूसरी ये मस्जिद अक़सा में जाके जो यहूदी इस वक्त इबादत वग़ैरह करते हैं और मुसलमानों को इबादत की इजाज़त नहीं होती, ये भी एक बड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ के करीब फ़लस्तीनी हैं, और वो फ़लस्तीनी बेसिकली ज़ाहिर है कि इसराइल वापस नहीं आ सकते, और उनमें से निस्फ़ जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास रजिस्टर्ड भी हैं। तो ये भी एक बड़ा कॉज़ ऑफ़ कंसर्न है। तो इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, बैठ के इस पर बात होनी चाहिए। 2021 में भी इस पर बात हुई थी, और आप ये देखिए कि योम किप्पूर की जो जंग हुई थी आज से तकरीबन 50 साल पहले 1973 में, उसके बाद से ये दोबारा से इस उसकी सालगिरह के मौके पर ये दोबारा से वाक़या होना, ये इसकी प्लानिंग इतने अरसे से की गई। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उनको सोच समझ के साइड्स लेनी चाहिए। लेकिन मैं आज देख रहा था कि दुनिया भर में किस-किस तरीके से कौन-कौन सा मुल्क जो है वो किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, इसके ऊपर क्या अपनी आवाज़ उठा रहा है। तो आप ये देखिए
کہ ان لوگوں نے سائڈز اپنی پہلے سے چوز کی ہوئی ہیں، اپنے سیاسی تعلقات، اپنے معاشی تعلقات، اپنے معاشرتی تعلقات، اپنے آپس میں ٹریڈ کیسی چل رہی ہے اس کے اوپر بیس بناتے ہوئے۔ ساتھ میں اسکرین پہ یہاں پر آپ کو شو بھی کرتا رہوں گا جو ٹویٹس وغیرہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے کیے گئے ہیں، اسٹارٹنگ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ آپ کو بتایا کہ جو بائیڈن اور امریکہ کا جو بغل بچہ کہا جاتا ہے وہ اسرائیل کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جناب سپورٹ کا کہا ہے اور ایک ٹیررسٹ اٹیک کا ہے۔ اس کے بعد ہم تذکرہ کر لیتے ہیں فرانس کا، تو فرانس کی جانب سے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ٹویٹ سامنے آیا ہے وہ بھی اسی طرز کی یہ پیغام دیتا ہے کہ جی ہم یہ ایک بڑا ظالمانہ حملہ ہے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ برطانیہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی کہ یہ وہ ملک ہیں جن کی ہمدردیاں پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ رہی ہیں سنس دا انسیپشن، تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ٹویٹ کر رہے ہیں۔ جرمنی کا کیا ری ایکشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا برطانیہ کی، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ گولڈ اسمتھ فیملی سے بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور وہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے پہلے رشتہ دار تھے، جمائمہ کے بھائی، ان کی جانب سے بھی جس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کسی پودے کی بات کر رہے ہیں کہ جو پودا اس وقت خطرے میں ہے اور اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے، تو بہرحال وہ پودا ایسا ہے کہ اس سے سارے عرب ملکوں کی ایک کیسے کہتے ہیں کہ ان کی سیفٹی کو اس پودے سے خطرہ لاحق ہے، لیکن بہرحال اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ مثال لے لیجئے باقی تمام ملکوں کے، ایک ایک کر کے میں تمام ملکوں کے آپ کو ٹویٹس یا ان کے ری ایکشنز، اقوام متحدہ کا کیا ری ایکشن۔ اچھا، جو ملک ہیں آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر ترکی، وہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ڈی ایسکیلیشن کا کام کریں اور آہستہ آہستہ محتاط رد عمل اپنائیں۔ رشیا کی جانب سے بھی اسی طرز کا بیان دیا گیا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ کس طرح سے بیان۔ انڈیا، مودی جی، بھائی مودی جی کی بات ہی کچھ اور ہے، تو مودی جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے اس پارٹنر کے حق میں نہ آئے جس کے ساتھ مل کے وہ قائم پاکستان کے بھی مخالف رہے اور پاکستان کے خلاف بھی اس طرح کے اقدامات میں ملوث رہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ دیا گیا، اور یعنی کہ اوور آل بات ہو رہی ہے حماس کی بروٹیلٹی کی۔ اچھا، میں ظاہر ہے کہ خواتین کو جس طریقے سے وہاں پر ان کی پریڈ کرائی گئی یا جو طریقہ کار اپنایا گیا اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ڈول سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ یعنی کہ حماس میں آئے روز غزہ میں آئے روز ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنی بلڈنگز تباہ کر دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ چیزیں کسی کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اور جب فلسطینی ایسا کچھ کرتے ہیں اور ریٹیلیٹری ان کا ایکشن ہوتا ہے تو اس کے اوپر ساری چیزیں کیوں سب لوگ کیوں اس وقت کھل کے سامنے آ جاتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ سویلینز کو نشانہ بنانا غلط ہے، لیکن کیا اس وقت جو اسرائیل کر رہا ہے وہ جائز ہے؟ کیا اس وقت ڈی ایسکیلیشن کے لیے لوگوں کی جانب سے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی جانب سے کوئی اقدامات لیے جا رہے ہیں، یا بس اپنے مفادات کے طور پر جو سائڈز ہیں وہ چوز کی جا رہی ہیں کہ جی یہ ہماری سائڈ ہے، یہ تمہاری سائڈ ہے؟ اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا تو ایک پرنسپل سٹینس رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آگے بھی جا کے وہ چینج نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ پاسپورٹ آپ کا جو ہے وہ ماسوائے اسرائیل تمام ملکوں کے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ تو پاکستان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، آئی ہوپ کہ آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر پاکستان قائم رہے گا، لیکن میں ایک چیز اینڈ میں کہنا چاہوں گا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بیٹھ کے ایک بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ تمام فریقوں کو، فلسطینی ہوں، اسرائیلی ہوں، حماس ہو، حزب اللہ ہو، سب کو مل بیٹھ کے ایک ایسا حل، کیونکہ خطے کو جنگ میں جھونکنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کی ہلاکت سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا، اور ہر چیز کا ایکشن کا ایک ایکول اور اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے، تو اس کے بھی سوچنا چاہیے۔ اسٹے ٹیون فار مور۔